सुर्खियों में कार्यक्रम में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश गुप्ता से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर नरेश, माना जा रहा है कि नेशनल हेल्थ डिजिटल मिशन से भारत के हेल्थ सेक्टर में एक नई क्रांति आएगी। आपसे समझना चाहेंगे कि कोरोना के इस काल में जब लोगों को एक अच्छे स्वास्थ्य का मतलब समझ में आया है, किस तरह नेशनल हेल्थ डिजिटल मिशन लोगों के लिए मददगार होगा। एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के रूप में आपकी क्या राय है? बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत करी है जिसकी, और कोविड से सब प्रकोपित थे पिछले 4 महीनों से, बट वो कहते हैं ना क्रिएटिविटी इन एडवर्सिटी, उन्होंने कभी छोड़ा नहीं इसका साथ। आपको ध्यान होगा पहले आयुष्मान भारत लेके आए थे। आयुष्मान भारत बहुत सक्सेसफुल और वे इनोवेटिव स्कीम थी हमारे देश में जो प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च करी थी। ये जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है ये उसी की कड़ी में जुड़ी हुई चीज है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ कोविड, ये पिछले साल से सोच रहे हैं बहुत इसके ऊपर। जैसे आपने कहा टेक्नोलॉजी का जो इसमें प्रभाव है वो इतना ज्यादा है कि जो हमारे देश में गरीब व्यक्ति है, मिडिल क्लास है, कोई भी क्लास है, उसको इसका बहुत फायदा हो सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अक्सर मरीज आते हैं, उनके रिकॉर्ड नहीं होते हैं। सर वो सफेदी कराई थी दिवाली पे, पता नहीं कहाँ चले गए, बारिश आई थी उससे पता नहीं कहाँ बह गए या इंक हट गई। बड़ी मुश्किल चीजें होती हैं, किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन एक रेवोल्यूशनरी मेरे हिसाब से तरीका है जिसमें कि सबके जो है हेल्थ रिकॉर्ड रखे जाएंगे डिजिटल फॉर्म में। देश के किसी कोने में वो आपको मिल जाएंगे। मिलेंगे कैसे? क्योंकि आपके पास यूनिक आईडी है। जैसे एक आधार की आईडी होती है, ऐसी आपको एक हेल्थ की आईडी होगी, और हेल्थ की आईडी होगी तो आपकी जितनी स्टोरेज होगी डेटा की, किस डॉक्टर को दिखाया, क्या जांच कराई, क्या रिजल्ट था, क्या इलाज था, वो सारा का सारा उसमें आ जाएगा। और इसमें एक चीज और उभर के आएगी, जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हेल्थ फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करेंगी ये केयर की, उनकी एक रजिस्ट्री भी बनाई जाएगी। ऐसी हालत में ये जो एक डेटा इकट्ठा हो जाएगा मरीज के अपने पास होगा, वही उसका संचालन करेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी जाके देख लेगा, जब वो परमिशन देगा अपने आप ही देखेगा। आपने डेटा की बात करी और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि बतौर एक चिकित्सक जब आपके पास किसी पेशेंट का जो क्लिनिकल हिस्ट्री है वो जब आपके पास आती है तो उस केस को डायग्नोज करने में, उसको सही तरह का उसका विश्लेषण करने में कितनी मदद मिलती है? बहुत ज्यादा मदद मिलती है। अक्सर हम लोगों को क्या मुश्किल आती है कि जो हमारी मेमोरी होती है वो इतनी लंबी नहीं होती है। आप उनसे पूछिए, अच्छा आपको ये जो पहले तकलीफ हुई थी एक बार पेट की जो आप बता रहे हैं वो कब हुई थी? कई मरतबा तो वो साल भी भूल जाते हैं कब हुई थी। डायबिटीज आपको कब से शुरू हुई थी भूल जाते हैं। अब 18-20 साल गुजर गए, कैसे याद रहेगा? रिसेंट चीजें हैं 3 महीने बोलते हैं, जबकि 2 महीने या 6 महीने से तकलीफ होती है। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज होती है मेडिकली कि किस सीक्वेंस में कब कब कौन सी तकलीफ आई, और उसको याद रखना। आज की तारीख में दुनिया में इतनी हजारों चीजें हैं इंसान को करने के लिए, जीवन जीने के लिए, कि वो इसको भूलता जाता है। तो ये जो डिजिटल डेटा है ये बड़ा इम्पोर्टेंट। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि जो मेडिकल जार्गन्स होते हैं, जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, जब कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है, अगर उसके पास कोई पुराना डेटा नहीं होता, प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता कोई, उस केस में डॉक्टर को उस भाषा को समझने में काफी दिक्कत भी आती है। हम लोगों की ट्रेनिंग होती है कि हम मरीज से उसी की भाषा में वार्तालाप करें, वही कोशिश करें। लेकिन अब मरीज की भी देखिए दुविधा है ना, वो क्या करे? वो एज ए सेड जार्गन तो वो समझ नहीं पाता है, उसको याद नहीं रख पाता है, और याद रख पाता है तो कई बार क्या होता है मिस इंटरप्रेट हो जाती है। मतलब सुनता कुछ है लेकिन उसका क्योंकि मन में शिफ्ट हो जाता है पैराडाइम का। मेरे को ये समझ आया है जैसे कोविड का हमारा मतलब अलग होता है, उनका अलग होता है। इतने समय के बाद जब हमारा सब 4 महीने चला तो इंसान को पता चला कि ये कोरोना वायरस या क्या है। एक चीज और है, ये जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है ये यहीं पे समाप्त नहीं हो जाएगा। इसके साथ देखिए फिर आप टेलीमेडिसिन जोड़ दीजिए। फर्ज करिए टेलीमेडिसिन में मरीज को समय नहीं व्यतीत करना कि मैं सोचूं कि क्या करा था क्या नहीं करा था। जहां पे टेलीमेडिसिन की आप कंसल्टेशन देंगे उसका डेटा सामने होगा, समय की जरूरत ही नहीं है। इमरजेंसी है या कुछ भी है, सामने देखा और तुरंत बता। समय बहुत कीमती होता है मेडिकल सिस्टम में। ऐसी ई फार्मेसी है वो इससे जुड़ जाएगी। तो ये पूरा जो है ना एक सुचारू रूप से पूरा एक कंप्लीट जो है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर का डेटाबेस मरीज के अपने साथ होगा, अपने पास लेके चलेगा, 24 घंटे होगा,
जहां जाएगा दुनिया में वहां पे होगा। और अगर वो कंसल्ट कर रहा है कोई जिसको भी, उसको सिर्फ ये बताना है कि देखिए मेरी ये फाइल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। कितना आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन के ऊपर भी बात की और उन्होंने बताया कि भारत में 3 वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में हैं। वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी तब बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन होगा और तेजी से प्रोडक्शन के साथ उन्होंने कहा कि हर भारतीय तक ये कम से कम समय में ये वैक्सीन कैसे पहुंचेगी उसका खाका और रूपरेखा भी ऑलरेडी तैयार किया जा चुका है। डॉक्टर नरेश, ये 3 वैक्सीन कौन सी हैं और किन फेजेस में हैं? देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री है ना, वो बड़े इनोवेटिव तो हैं, उसके साथ में सपोर्टिव बहुत है, सबको बहुत एनकरेज करते हैं। आप देखिए जो साइंटिस्ट है उनको उन्होंने ऋषि मुनि के साथ जोड़ दिया कि कुछ भी करवा लीजिए आप। और ये हमारा देश में साइंटिस्ट पहले भी रहे, तो ये जो इनेबलिंग एनवायरनमेंट जो प्रोवाइड करते हैं हमारा ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है आज के उसमें, खासतौर से प्रधानमंत्री, उससे बहुत जो है ना एनकरेजमेंट मिलती है काम करने वालों को। और उसी के कारण भारत जो है अग्रिम पंक्ति में आ गया है जब कोविड की वैक्सीन की हम बात करते हैं। देखिए हमारी संस्थाएं हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जिनका दोनों का नाम सुना लोगों ने वायरस के और कोविड के संदर्भ में, दोनों ने सहायता करी भारत बायोटेक की एक वैक्सीन बनाए, कोवैक्सीन के नाम से आएगी वो। उसकी रिसर्च शुरू हो गई, उसकी ट्रायल शुरू हो गई। एक भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन, वो उसकी ट्रायल चल रही है फेज 1, फेज 2 की। फेज 2 की अभी शुरू हो जाएगी। 3 फेज की ट्रायल होती है, उसके बाद जो मार्केटिंग में आ जाती है। दूसरी एक हमारी कंपनी है, पुरानी कंपनी है जाइडस, उसकी जाइकोव डी के नाम से आती है, वो भी उसी स्टेज में। दोनों की रिसर्च शुरू हो गई है और आई एम श्योर हमारे जो श्रोतागण है उन्होंने पढ़ा होगा कि एम्स में भी कर रहे हैं, हमारे अस्पताल में भी हो रही है, लोकनायक अस्पताल में, तो इसकी पूरी ट्रायल हो रही है। और तीसरा एक पुरानी संस्था है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि वैक्सीन में काफी अग्रसर रही है, उनको भी परमिशन मिली हुई है। फेज 2 और फेज 3, जैसी फेज 3 की ट्रायल पूरी होंगी वो सब पब्लिक के लिए आ जाएंगी। एक अच्छी चीज जो उभर के आई है, जहां तक इनकी फेज 1, फेज 2 की स्टडी अभी तक हुई है, जो अभी तक रिजल्ट आए हैं, इंटरिम रिजल्ट, उसमें आया है कि ये सब सेफ है। अब पहले सबसे जरूरी होती है कि जो भी हम वैक्सीन दें, क्योंकि वैक्सीन हम स्वस्थ लोगों को देंगे, उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो ऐसा कोई चीज नहीं आई है जिसकी वजह से कहें कि इसको हमें रोकना पड़ेगा। ये पार कर गई है वो सेफ्टी की जो बेंचमार्क है। अब एफिकेसी और उसमें लार्ज स्केल एफिकेसी देख के प्रोडक्शन हो जाएगी। डॉक्टर नरेश, एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि मास्क जब हम कुछ देर तक लगा लेते हैं, ज्यादा समय हो जाता है, तो सांस लेने में परेशानी होने लगती है। तो इस समस्या से कैसे निजात पाएं? और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मास्क लगाते ही या मास्क लगाए तो रहते हैं चालान के डर से, लेकिन वो उसे नीचे कर देते हैं मुंह से और नाक से। मास्क पहले तो आप ये मान के चलिए कि आप वो अकेले में हैं, घर में हैं, तो मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए जब तक कि आपके कोई केस नहीं है। जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की बात आती है, वहीं मास्क लगाने की बहुत जरूरी बात हो जाती है। जैसे आप बाहर गए, पब्लिक में गए, गैदरिंग में गए, खरीदने गए, वहां जरूरत पड़ती है। और इसीलिए आप देखेंगे एक जो गाइडेंस है वो ये है कि आप जितना कम से कम हो उतना बाहर निकलिए। अगर आप निकलेंगे नहीं मास्क की, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, मास्क लगाने में कई तरह के मास्क आते हैं। कुछ बड़े टाइट मास्क आते हैं जो कि एडवांस स्टेज के लिए होते हैं, जिनको N95 या N99 मास्क कहते हैं। मतलब 95% या 99% पार्टिकल्स को बाहर निकाल देते हैं। वो मास्क को झेलना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ऐसे लगता है कि घुटन हो रही है, तो उसकी पब्लिक को लगाने की जरूरत नहीं है। मार्केट में जैसे हमने कहा, अब हमारे इतने सारे बनने की आ गए हैं, उसकी बजाय जो घर में बने हुए मास्क हैं वो लगाएं। आप ट्रिपल लेयर ले लें या हल्का सर्जिकल मास्क ले लें और उसको तभी यूज करें जो कि मिनिमम आपकी जो है मूवमेंट है उसमें। डॉक्टर नरेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश गुप्ता से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम को दोबारा से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।